नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पुतिन ने दी परमाणु हमले की चेतावनी। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से कहा रूस को हल्के में ना लें। युद्ध के बीच देश को किया संबोधित। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका और फ्रांस ने की पीएम मोदी की तारीफ। इमैनुअल मैक्रों ने कहा पीएम मोदी ने सही कहा कि ये समय युद्ध का समय नहीं। फेड के फैसले से पहले बाजार सतर्क। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। मेटल, इंफ्रा, एनर्जी, फार्मा शेयरों में गिरावट। सेंसेक्स 263 पॉइंट और निफ्टी 98 अंक गिरा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की गहमा गहमी बढ़ी। सोनिया गांधी से मिले गहलोत। शशि थरूर भी जुटे चुनाव की तैयारी में। बसंती घोड़ा बैठी है, समझे यादव, और घोड़ा दौड़ा रहे, घोड़ा दौड़ा रहे। हमका कहीं भागो के घोड़ा निकले कुर्सी में ना आ जाए। हमारे बगल में चाचा बैठे रहे, कहीं बैठो मनोहर सनीमा है। अरे हमका तो का मालूम सनीमा है, हमका मालूम सनीमा है, घोड़ा तो नहीं मालूम सनीमा। चले गए हम सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव। 58 साल की उम्र में निधन। प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर रूस की अखंडता पर आंच आई तो वो हर तरीके से निपटेंगे। पश्चिमी देश अपनी सीमा लांघ चुके हैं। पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा कि कोई भी परमाणु हमले की चेतावनी को हल्के में ना ले। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु हमले की चेतावनी कोई ड्रामा नहीं है। रूस पर खतरा मंडराया तो वो परमाणु हमला भी कर देंगे। इसके अलावा पुतिन ने कहा कि उनका लक्ष्य डॉनबास को आजाद कराना है। वो डॉनबास में अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव साधन जुटाएंगे। पुतिन ने युद्ध के लिए अधिक संसाधन और सैन्य टुकड़ियों को शामिल करने का ऐलान भी किया। रूस में हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फंडिंग का आदेश दिया है। पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया है। रूस की चेतावनी के बीच आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। पूरी दुनिया की निगाहें अब बाइडेन के भाषण पर टिकी हैं। Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. पुतिन की परमाणु हमले की चेतावनी के मायने क्या है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। इधर अमेरिका और फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि पीएम मोदी ने समरकंद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जो कहा वो पूरी तरह सही था। अमेरिका इस बयान का स्वागत करता है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी यूएन जनरल असेंबली में पीएम मोदी की तारीफ की। मैक्रों ने कहा कि पीएम मोदी ने समरकंद में पुतिन से सही कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है। यह समय पश्चिम से बदला लेने का या पश्चिम का विरोध करने का नहीं है। दरअसल पीएम मोदी ने समरकंद में एससीओ समिट में द्विपक्षीय बैठक के दौरान पुतिन से बातचीत में कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। हमें इस बारे में बात करनी होगी कि हम शांति कैसे स्थापित करें। और अब बात करते हैं मार्केट की। फेड के फैसले से पहले बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। सेंसेक्स 263 पॉइंट गिरकर 59,457 पर बंद हुआ और निफ्टी 98 पॉइंट गिरकर 17,718 पर। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो 265 पॉइंट गिरकर 41,203 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, इंफ्रा, एनर्जी, फार्मा शेयरों में देखी गई। वहीं एफएमसीजी शेयरों में लगातार तीसरे दिन बढ़त देखी गई। और अब दुनिया के बाजारों की नजर आज रात आने वाले फेडरल रिजर्व के फैसले पर है। क्या आ सकता है फैसला, बताने के लिए हमारे साथ है नीरज वाजपेयी। नीरज जी, क्या फैसला संभावित है फेड की तरफ से?
देखिए 75 बेसिस पॉइंट या 0.25% तो गिवन है, ये तो मान के चलिए कि हुई। थोड़ी बहुत डिबेट इस बात पे हो रही कि क्या इससे ज़्यादा हो सकता है, क्या फेड फ्रंट लोडिंग कर सकता है, क्या 1% हो सकती है क्या। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें जो तमाम व्यूज़ हैं, सर्वेज़ हैं, वहाँ पे अलग अलग सर्वेज होते हैं, उसमें करीब 18-19% लोग ये बात मानते हैं कि शायद 1% तक फ्रंट लोडिंग वो कर दे। दरअसल फेड के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये लगातार तीसरी हाइक की तरफ वो बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद अभी तक इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल में नहीं आया है। लास्ट जो नंबर आया था वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। हाउसिंग में कोई नरमी अभी देखने को नहीं मिल रही है। जॉब मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, वहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग स्ट्रांग है। तो फेड क्या एक ऐसा कदम ले सकता है जिससे एक बार में थोड़ा सा एक जर्क दे और इस इन्फ्लेशन को नीचे लाए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा उसके सामने बन गया है कि अब चर्चा ये होने लगी है कि इन्फ्लेशन के बिहाइंड द कर्व है, फेड कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको। तो अगर 1% करेगा तो क्या होगा और 0.25% करेगा तो क्या होगा। देखिए मार्केट ने 0.25% को डिस्काउंट कर रखा है, मान के चल रहा है कि इतना तो हो सकता है, इतनी तो तेज़ी हो सकती है। लेकिन इसके साथ जो कमेंट्री, जैसा आपने जिक्र किया कि बोलेंगे क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कमेंट्री के साथ ये कहते हैं कि ठीक हमने 75 बेसिस पॉइंट किया है, लेकिन अगली बैठक में भी इस तरीके के फैसले हो सकते हैं क्योंकि डेटा अभी भी उतना कंफर्ट नहीं दे रहा है, तो मार्केट के लिए बहुत निराशा की बात होगी। क्योंकि जो रेंज मान के चल रहे हैं लोग कि नवंबर तक होगी, वो 3.5 से 4% की रेंज लेके चल रहे हैं। तो अगर 175 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो 3% हो जाएगा और 1% बढ़ता है तो 3.25% होगा। तो यानी नवंबर में एक गुंजाइश और बढ़ने की होगी, 3.5 से 4 की रेंज अगर लेके चल रहे हैं तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा डरा सहमा हुआ है। यूरोपियन मार्केट भी इसीलिए गिर रहे हैं। दूसरा, अगर आप थोड़ा क्यूज लेने की कोशिश करें तो आप देखिए 2 साल का जो उनकी बॉन्ड यील्ड है वो एकदम से शूट अप कर गई है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड वो 3.5% से ऊपर शूट अप कर गई है। इसके साथ ही गोल्ड में बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है, $1700 के नीचे आ गया, वो $1750 1675 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड जो कि इन्फ्लेशन का हेज माना जाता है, तो ये 2 क्यों ऐसा दिख रहे हैं कि शायद कहीं बैक ऑफ माइंड में ये हो सकता है कि फेड फ्रंट लोडिंग करे और 1% तक की बढ़ोतरी कर दे ब्याज दरों में। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए शॉकर होगा और बाजार इसको अभी पूरी तरीके से डिस्काउंट नहीं कर रहा है। इसीलिए बाजार में आप देखिए तो भारी वोलेटिलिटी कल भी हुई थी यूएस में। पहले 500 पॉइंट गिरा, फिर थोड़ी सी रिकवर हुआ, 300 पॉइंट नरमी के साथ बंद हुआ। तो ये फैक्टर्स हमारे सामने अनवील होंगे 11:30 बजे रात में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेरेम पावेल फेड चेयरमैन, तब ये पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कितना बढ़ेगा ये तो मुद्दा है ही है। कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्री है कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि हम अभी इस सिलसिले को जारी रखेंगे तो शायद मार्केट के लिए ज़्यादा निराशा की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। तो कमेंट्री और साथ ही अगर 1% का इंक्रीमेंट अभी देखने को मिलता है तो इन 2 चीज़ों पर नज़र है। इधर सोलर सेक्टर को बूस्ट देने के लिए सरकार ने आज बड़ा फैसला किया। सोलर पावर में इस्तेमाल होने वाले हाई एंड सोलर मॉड्यूल के लिए 19,500 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। इसके अलावा कैबिनेट ने क्या बड़े फैसले किए, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताइए लक्ष्मण जी, क्या अहम फैसले हुए हैं आज? कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सबसे पहला फैसला सोलर पावर के लिए है। हाई एफिशिएंसी वाले सोलर PV मॉड्यूल के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है। दूसरी किस्त पहली किस्त से कहीं ज्यादा है। पहली किस्त जहां सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए की थी, ये दूसरी किस्त 19,500 करोड़ रुपए की है, ताकि सोलर पावर का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सके और सोलर PV मॉड्यूल पर जो है इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला सेमीकंडक्टर के लिए लिया गया है। दरअसल सेमीकंडक्टर के लिए सरकार ने जो 76,000 करोड़ रुपए की स्कीम का ऐलान किया था, इंसेंटिव स्कीम का, उस स्कीम में कुछ बदलाव किए गए इंडस्ट्री के फीडबैक के बाद, ताकि इस सेमीकंडक्टर में ज्यादा से ज्यादा निवेशक हर तरह के सेगमेंट में आ सके। और तीसरा फैसला वह लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। वही लॉजिस्टिक पॉलिसी जिसको 17 तारीख को प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, आज उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सोलर PLI की योजना को मंजूरी मिलने के बाद अब देश में अधिक से अधिक सोलर पैनल का निर्माण होगा और विदेश से आयात में कमी आएगी। सोलर PV के लिए PLI स्कीम का विस्तार करने का निर्णय किया गया है। पहले के जो 4500 करोड़ स्वीकृत हुए थे, उसके अलावा ये सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपए आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है।
इधर एल्गो ट्रेडिंग पर कयासों के बीच सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा है कि ऐसे बिजनेस की इजाजत नहीं दी जा सकती जो ब्लैक बॉक्सेस के सिद्धांत पर काम करती है। ग्लोबल फिनटेक समिट में उन्होंने कहा कि सेबी एल्गो ट्रेडिंग जैसे इनोवेशन के खिलाफ नहीं है, बशर्ते की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो। If the regulator senses that there is inadequate disclosure, then the question is the investor being misled? This is a little bit more aggressive form of the same issue. Is the investor being conned? If your business model is going to rely on a black box which is not open to sunlight for disinfecting, if it is not capable of being validated and audited, and your claims cannot be audited and validated, it cannot be permitted. A business model which relies on the assumption that once the customer is in, it's very hard for him to get out, we don't like it. राजस्थान और कच्छ से मानसून की वापसी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी 8 राज्यों में मानसून की बारिश में कमी देखी जा रही है। इसका असर फसलों की बुआई पर भी हुआ है। डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। बताइए असीम, मानसून ने किस तरीके से डिस्टर्ब किया है खेती को? देखिए, मानसून ने राजस्थान और कच्छ से अपनी वापसी की शुरुआत जो कर दी है। 2016 के बाद ये पहला मौका है जब मानसून जो है इतनी देरी से अपनी वापसी जो कर रहा है। अगर मैं इस साल मानसून की बारिश की बात करूं तो पूरे देश में सामान्य से 7% ज्यादा बारिश जो है देखने को मिली, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी अनइवन था। 8 राज्य हैं जहां पर की मानसून की बारिश में कमी जो है वो देखने को मिली, जहां पर डेफिशिएंसी जो है अभी भी बनी हुई है। खासतौर पर इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली शामिल है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य जो है वो भी शामिल है। तो इसका सीधा असर जो है धान की बुआई के ऊपर देखने को मिला। अब तक धान की बुआई जो है 4.5% के आसपास जो है पिछले साल के मुकाबले जो है पिछड़ रही है। इसका असर उसके उत्पादन पर भी देखने को मिलेगा। पिछले साल के मुकाबले उत्पादन जो है 6 से 10 लाख मीट्रिक टन जो है धान का जो है कर सकता है। सब्जियों के ऊपर इसका भी काफी असर जो है देखने को मिलेगा। खासतौर पर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको बाढ़ जो है देखने को मिली, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर डेफिशिएंसी जो है अभी तक बनी हुई है। जानकर मानते हैं कि मानसून के रिटर्न के बाद तो कोई भी ऐसा मौका जो है वो नहीं होगा जिससे कि बारिश का पैटर्न जो है वो सही जो है हो पाए। तो कुल मिलाकर के इस बार जो है उत्पादन जो है थोड़ा सा जो है घट सकता है, जिसका कि असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और नवरात्रि आज चली है तो क्या तैयारी है गरबा डांडिया की और किस तरह की चनिया चोली है ट्रेंड में, बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। ब्रिटेन में हिंदू मुस्लिम तनाव के मामले बार बार सामने आ रहे हैं। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच से शुरू हुआ विवाद अब धार्मिक एंगल ले चुका है। लेसेस्टर शहर से शुरू हुआ बवाल अब ब्रिटेन के दूसरे शहरों में भी पहुंच चुका है और अब बढ़ते बढ़ते ब्रिटेन के और शहर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ताजा मामला स्मिथविक शहर का है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक मंदिर की दीवारों पर चढ़कर अल्लाह अकबर के नारे लगाए और मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इससे पहले लेस्टर शहर में एक मंदिर को तोड़ दिया गया था और मंदिर के अंदर लोगों को बंधक बना लिया गया था। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। योगी सरकार ने मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे कराने के भी आदेश दे दिए हैं। सभी जिलों में 1 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच होने के आदेश हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे के संदर्भ में सरकार एक्टिव है। और गुजरात में नवरात्रि सिर्फ गरबा का त्योहार ही नहीं, छोटी बड़ी कंपनियों के लिए अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग का भी बेहतरीन मौका है। इस साल अकेले अहमदाबाद में मार्केटिंग में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। क्या होता है नवरात्रि में मार्केटिंग का फंडा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। गुजरात की टाइल्स कंपनी एक्जारो महीनों पहले से नवरात्रि में ब्रांडिंग की तैयारी कर रही है।
ये गरबा विनर्स को गिफ्ट वाउचर देंगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट देंगे, गरबा स्थल पर और बड़े शहरों में होर्डिंग्स भी लगाएंगे। सिर्फ ये टाइल्स कंपनी ही नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी FMCG, कार कंपनी, टेलीकॉम कंपनी से लेकर स्थानीय कंपनियां तक इस तरह की रणनीति आजमाती हैं। मकसद है नवरात्रि में अपने ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। एक्जारो टाइल्स में अजय देवगन को हमने एज अ ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट किया है, तो उनके काफ़ी जगह पे हम लोगों ने होर्डिंग्स एंड बोर्ड्स हम लोग प्लान कर रहे हैं। गुजरात में ऑलमोस्ट सभी जो मेजर अपने सिटीज़ है वहाँ पे ऑलरेडी होर्डिंग्स लग चुके हैं। अपना जो नर्मदा वहाँ पे जो मेन है केवड़िया कॉलोनी, वहाँ पे भी अच्छा हम लोग प्लान कर रहे हैं मार्केटिंग का। इवेंट मैनेजमेंट फेडरेशन ग्लोबल की रिसर्च के मुताबिक इस साल सिर्फ अहमदाबाद में कम से कम 500 करोड़ रुपए मार्केटिंग पर खर्च होंगे। गुजरात में इससे 3 गुना मार्केटिंग बजट का अनुमान है। अहमदाबाद में 1000 से ज्यादा जगहों पर कॉर्पोरेट्स और बड़े पंडाल में गरबा होने वाला है। एक जगह पर फुटफॉल 5000 के आसपास रहता है। गली मोहल्लों में जो गरबा होते हैं उनका आंकड़ा मिलना मुश्किल है। प्री की अलग बात थी, पोस्ट के बाद अभी स्पेक्ट्रम बढ़ गया है। प्राइवेट गरबे बहुत हो रहे इस साल, कॉर्पोरेट गरबे बहुत हो रहे इस साल। हर एक आदमी अपने लिए 1 या 2 दिन के गरबे कर रहे हैं। तो आई थिंक ग्रुप साइज शुड बी अराउंड 400 से 500 करोड़ का तो होना चाहिए अहमदाबाद पर्टिकुलर को लेके। 1000 से ऊपर ऑर्गेनाइज हो रहे प्राइवेट सोसाइटीज़ में, कॉर्पोरेट्स में, कमर्शियल गरबे में, ये क्लब्स में लेके सब मिला के 1000+ तो हो रहे हैं। 2 साल कोरोना की वजह से नवरात्रि नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार उत्साह और उमंग के साथ गरबा होगा। 9 दिन के अंदर ही करोड़ों के स्पॉन्सरशिप के जरिए सिर्फ गरबा ऑर्गेनाइजर को ही नहीं, लेकिन छोटे और मझोले कारोबारियों को भी साल भर अपना बिजनेस चमकाने का मौका मिलेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। फेस्टिवल पर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो वक्त आ गया है। 23 सितंबर से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सेल लगने वाली है। इसमें आईफोन, OnePlus और दूसरे स्मार्टफोन्स, टीवी, फ्रिज जैसे अप्लायंस और हजारों आइटम्स पर अच्छी डील मिल सकती है। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में iPhone 12 पर आपको साल की बेस्ट डील मिलेगी। सेल के टीजर के मुताबिक iPhone 12 40,000 से कम कीमत में मिलेगी। फिलहाल Amazon पर 57,900 रुपए और एप्पल की साइट पर iPhone 12 की कीमत 59,900 रुपए है। तो वहीं फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, वेयरेबल्स और दूसरे एक्सेसरीज पर 80% तक की छूट मिलेगी। सेल के दौरान एप्पल, सैमसंग, रियलमी, वीवो और पोको जैसे ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर भारी छूट मिलेगी। फ्लिपकार्ट ही नहीं, मिंत्रा और अमेजॉन जैसी कॉमर्स कंपनियां भी अपनी फेस्टिव सेल की शुरुआत करने जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन सभी ई कॉमर्स कंपनियों की फेस्टिव सेल की डेट्स की बात की जाए तो करीब करीब मिलती जुलती है। तो फायदा तो कंज्यूमर का ही है। आप इन सभी वेबसाइट पर जाएं और अपनी पसंद और पॉकेट के हिसाब से डील ब्लॉक कर लें। मिंत्रा की फेस्टिवल सेल में आपको अप्रैल से लेकर एक्सेसरीज पर 50 से 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास ICICI, SDFC या एक्सिस बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो अमिताभ बच्चन से लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार इस बार फेस्टिव सीजन में आपके लिए प्रमोशनल ऑफर्स और डिस्काउंट्स वेबसाइट पर लेकर आ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी देखने के बाद आप भी अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार करेंगे ताकि समय रहते आप इन ऑफर्स और डिस्काउंट का फायदा उठा पाएं। दीपाली नंदा, दिल्ली। नवरात्रि में चनिया चोली और केरियू यानी पुरुषों की गरबा पोशाक की शॉपिंग का अपना ही मजा है। इस साल चनिया चोली और केरियू की डिमांड भी जोरदार है। बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं और इस साल क्या है ट्रेंड में, बता रहे हैं अहमदाबाद से केतन जोशी। ये है अहमदाबाद की ममता। इन दिनों ये नवरात्रि के लिए ड्रेस की शॉपिंग कर रही हैं। कई स्टोर्स देखने के बाद उन्होंने अपने लिए खास तरह की चनिया चोली पसंद की है। मेरा फोकस इसमें इस बार मतलब थोड़ा बांधनी और हेरिटेज लुक उसमें रहेगा। हम लोग जब घूमते हैं तो ये जो चनिया जो घूमता है ना, तो ये 15 से 20 मीटर का घेर इसमें होता है जो इसकी स्पेशलिटी है। तो मजा आ जाती है, वो देखकर भी इतना सुंदर लगता है एकदम। इस साल जो चनिया चोली ट्रेंड में हैं उनमें बांधनी, गामठी, लेरिया,
कच्छी वर्क, राबरी ड्रेस, हेरिटेज ब्लाउज, फ्यूजन ब्लाउज और हैंडवर्क चनिया शामिल है। एक अच्छी चनिया चोली आपको 1000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक में मिल जाएगी। तो केडियो की कीमत भी 1000 रुपए से शुरू होकर 50,000 रुपए तक जाती है। गुजरात की चनिया चोली की विदेशों में भी काफी अच्छी डिमांड है। पिछले 2 इयर्स बिकॉज ऑफ द कोविड रिस्पांस मार्केट में भी कम था, और लेकिन हमारा यूएस का क्लाइंट्स से तो हमारा रिस्पांस तो वैसा ही था जैसे अभी भी है, वैसा ही ईच एंड एवरी ईयर हमारा रिस्पांस अच्छा ही रहा है सबका। चनिया चोली किसी एक जगह पूरी तरह नहीं बनती, उसमें मोती का काम कहीं होता है तो सिलाई कहीं। इस तरह कई हाथों से गुजरकर एक सेट पूरा होता है। नवरात्रि में गरबा के अच्छे स्टेप के साथ साथ अगर आपके पास अच्छी चनिया चोली और कुर्ता हो तो सबकी निगाहें आपके ऊपर ही टिकी रहेगी। इसीलिए गुजरात के खिलैया हर साल ड्रेसिंग के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। रतन टाटा को पीएम केयर्स बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पीएम केयर्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के साथ बैठक की। मीटिंग में फंड से हुई मदद का प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके अलावा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की भी समीक्षा हुई। इसके तहत 4345 बच्चों को मदद दी गई है। मीटिंग में इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति, न्यायमूर्ति केटी थॉमस, करिया मुंडा जैसे दिग्गज भी शामिल हुए। भारतीय कॉमेडी जगत के सरताज राजू श्रीवास्तव का आज दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। करीब 42 दिन से वो दिल्ली एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन आज सुबह 10 बजे इन्होंने अंतिम सांस ली। कार्डियक अरेस्ट की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही पता चला कि उनके दिल के एक हिस्से में 100% ब्लॉकेज है। इसकी वजह से 42 दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था, परंतु आज जिंदगी की जंग वो हार गए और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़ी हस्तियों ने राजू के निधन पर शोक जताया है।